कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में हमारी? मैकेनिज्म हमने लिखा था ना, चलिए उसी में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लिखे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reactivity of carboxylic acids, reactivity of carboxylic acids in esterification reaction, reactivity of carboxylic acids in esterification reaction। सबसे पहले एक बात समझिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, जहां अल्कोहल किसको रिप्लेस कर गया है? वाटर को। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड किसका काम कर रहा है? आरडीएस पर जाओ, लास्ट क्लास में हमने लिखा था, आरडीएस चेक करो। अल्कोहल किसके ऊपर अटैक कर रहा है? प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जो सीओ बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। तो वही काम रहेगा जो नया नहीं है। सीओ बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो यहां पर आप बताइए, हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा, ना तो हिंड्रेंस देगा ना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा? कम। यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ रहेगा पार्शियल नेगेटिव। इस हाइड्रोजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए CH3 के आने से प्लस आई भी लगेगा, और प्लस आई लगेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम, और थोड़ा सा हिंड्रेंस भी रोल में आएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, मिथाइल की बजाय इथाइल होगा तो प्लस आई और भी ज्यादा लगेगा, और प्लस आई ज्यादा लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। पक्का? चलिए, अगर मान लीजिए इथाइल की बजाय हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। यस, रिएक्टिविटी लगातार कम होती चली जाएगी, और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया तो रिएक्टिविटी और भी क्या होगी? कम। तो जैसे जैसे हिंड्रेंस या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ग्रुप की बढ़ेगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफाइल को लेकर क्या हो जाएगी? कम। तो वो सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला ही ऑर्डर चलेगा, कोई नई बात यहां पर नहीं है। reactivity of alcohols in esterification, in esterification। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात की जाए किसके अंदर? एस्टरिफिकेशन के अंदर। तो आप देखिए, अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में किसका काम कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, आरडीएस में अल्कोहल ने अटैक किया है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज। स्मॉल इन साइज, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे खतरनाक रिएक्टिव कौन रहेगा? मिथेनॉल। उसके बाद इथेनॉल। जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्टिविटी अल्कोहल की भी क्या होने लगेगी? कम। बिकॉज अल्कोहल इस रिएक्शन में किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। लीजिए, यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन? OH। तो हिंड्रेंस चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़े, हिंड्रेंस चाहे अल्कोहल में बढ़े, दोनों ही कंडीशन पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। दोनों ही कंडीशंस पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन, और जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बता चुका हूं इस बात को चैप्टर अल्कोहल के अंदर। अब आपको बस क्वेश्चंस करने हैं। आप जब तक जरूरत ना हो डब्बा मैकेनिज्म से क्वेश्चन करें। जब वो 18 वेटीन की बात करने लगे तब आपको रियल मैकेनिज्म पर जाना है, वरना आपको डब्बा मैकेनिज्म से ही चलना है। H+ का काम कितना सा है? कैटालिस्ट। एसिड कैटालाइज्ड आपके सामने रिएक्शन रहेगी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो सकती।
तीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से निपटाएंगे। क्या प्रोडक्ट हमारे सामने बनने चाहिए? पहले रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या चुरा लेंगे? OH, और यहां से क्या चुरा लेंगे? H। फॉरवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इस्टरिफिकेशन। तो यहां पर हमारे सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या बनकर आ जाएगा? ईस्टर। क्लियर? रिएक्शन कैसी होगी? कंप्लीटली रिवर्सिबल। बाहर कौन निकलेगा? वाटर। तो ईस्टर का बनना तो क्या कहलाएगा? स्टरीफिकेशन। और इसमें अगर आप वाटर ज्यादा डाल देंगे तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इफ यू वांट टू कैरी आउट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन वाटर शुड बी रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म। वाटर को आपको लगातार हटाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कैटालिस्ट यहां पर रिएक्शन में हमें चाहिए, क्या चाहिए? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट या तो आप इस्तेमाल में लेंगे क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर आप इस्तेमाल में ले सकते हैं क्या? ड्राई HCl गैस। आप समझते हैं ना, यहां पर एक्वस नहीं ले सकते। आप एक्वस लोगे तो प्रोडक्ट साइड क्या है? वाटर। तो वाटर के अमाउंट ज्यादा होने पर तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ड्राई HCl गैस बढ़िया है। ड्राई HCl गैस क्या रहेगा? बढ़िया ऑप्शन हमारे सामने रहता है। हमने एसिटल और कीटल फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट बताइए, यहां पर भी रिएक्शन करवाओगे तो यहां से OH और यहां से H, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा? ईस्टर की। तो ये हमारे सामने बनेगा ईस्टर, और साथ में कौन बनेगा? वाटर। रिएक्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, इस बार हम उधर से वापस आएंगे। हमें क्या दिया गया है? ईस्टर। और ईस्टर में अगर आप क्या डाल देते हैं? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। सुनिए ध्यान से, स्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो केवल एसिडिक मीडियम में हो सकती है, बेसिक मीडियम में नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक मीडियम में RCOO माइनस बन जाता है जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कैन टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम एज वेल एज इन एसिडिक मीडियम, दोनों में हो सकता है। रिएक्शन का अंदाज एग्जैक्टली सिंपल है। इस बॉन्ड को आपको तोड़ देना, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। यहां पर OH और यहां पर H खटक से यहां पर सामने टूट जाएगा। एसिडिक मीडियम में तो आपके सामने बनकर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में कौन बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा रहेगा? इथेनॉल। ये लीजिए प्रोडक्ट बन गया है। बेसिक मीडियम में भी प्रोडक्ट स्टार्टिंग के यही रहेंगे, लेकिन मीडियम बेसिक है। तो आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा या कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। बस इतना सा फर्क है। सो दिस रिएक्शन इज गिवन इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो आपके रिएक्शन है ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में गिवन है। तो आपको यहां से एक बात और समझ में आई कि H प्लस का रोल क्या है। H प्लस यहां पर कैटालिस्ट का काम करता है ताकि आपकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दे। यहां पर भी हमने H प्लस इसीलिए लिया है क्योंकि ईस्टर की भी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। और न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर, विच इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो आपको प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। याद कीजिए, एल्डिहाइड कीटोन्स के केस में भी हम H प्लस का इस्तेमाल करते थे जब हमारा वीक फाइल क्या होता था? वीक, लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ कंडीशन कौन से रखेंगे? बेसिक। अगर हमें इसमें 18 दे दे, यहां लिखकर क्या दे दे? 18, और इसका क्या करवाए? हाइड्रोलाइसिस, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामला विशिष्ट प्रकार से चलेगा। यहां पर कौन आएगा? OH, और यहां पर कौन आएगा? H। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। हालांकि ये 18 ज्यादा नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, नीट में आने की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेट 0। कोई मतलब नहीं इन सबका, अपने को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब जो हमने एक रिएक्शन फिनोल में लिखी थी वो आपको क्लियर हो जाएगी। उस टाइम पर हमने उसको आधा अधूरा छोड़ दिया।
इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा तो किस प्रकार से लिखेगा, AC OAC, पूरा बताना पड़ेगा ना देर। असाइल ग्रुप याद है कि भूल गए हो? इस वाले ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते थे, असाइल, पक्का? तो देखो यहां पर ये वाला ग्रुप कौन सा है, असाइल, ये वाला ग्रुप भी कौन सा है, असाइल, है कि नहीं है? तो कई बार इसको इस प्रकार से लिखेगा AC2O, क्लियर? इधर भी असाइल, उधर भी असाइल, बीच में कौन है, ऑक्सीजन। या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकता है CH3CO होल ट्वाइस, ये रहा, ये रहा, और कौन है साथ में, ऑक्सीजन, ये बचा हुआ। तो ये इसके अलग अलग तरीके हैं लिखने के, हमें निपटाएगा, और ये रिएक्शन वास्तव में ही काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। आप देखो सामने जो रिएक्शन करने वाला है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, हम यहां पर H+ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं कि एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, कम होगी, तो हमें कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो H+ लिख सकता है, या फिर क्या लिख देगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज सोर्स ऑफ H+। तो आप जानते हैं यहां पर पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन, फिर न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा खटैक। तो इसमें ये वाला पूरा का पूरा क्या होता है, लिविंग ग्रुप, और इसमें ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने कैटालिस्ट नहीं लिया, क्योंकि Cl के -I से रिएक्टिविटी वैसे ही ज्यादा है। भाई प्रोटोनेशन से होता क्या है, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन कर पाता है। लेकिन यहां पर एसिड क्लोराइड में ये काम खुद कर देता है कौन, क्लोरीन, अपने -I इफेक्ट से। तो यहां से ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक वापस बनेगा, और कौन हट जाएगा बाहर, आपका लिविंग ग्रुप। एग्जैक्टली सेम पैटर्न में ये करेगा अटैक, O- वापस बनेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। आप जानते हैं यहां पर क्या लगा हुआ मिलेगा, जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो H हटा देते हैं कि नहीं हटा देते हैं? तो देखिए यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा असाइल ग्रुप, इस प्रकार से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये जो कंपाउंड है ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने रहता है, एस्प्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये प्रोडक्ट पता है हम कहां से बनाकर लाते हैं, कोलबे स्मिथ रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ये। कोलबे स्मिथ को फिर आगे फर्दर इस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। इसको नोट डाउन करेंगे, वो रिएक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, ये पूछा ही पूछा जाता है भाई, पूरा एक साथ सीक्वेंस में पूछता है एग्जामिनर। मैंने क्वेश्चंस भी शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन्स के क्वेश्चंस दिए हैं, एक पर्टिकुलरली एल्डोल, और उसमें भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के क्वेश्चंस दिए हैं बहुत सारे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत हमें किसमें आती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के अंदर आती है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के भी क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर पर भी आपका ध्यान कम रहता है। फिर हेलोफॉर्म और कैनिजारो पर भी अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सबसे पहले हमारे सामने रहेगा कौन, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, NaOH के साथ। उसके बाद अगर अपन बात करें, रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, CO2 के साथ। उसके बाद रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, H3O+ के साथ। आप समझते हैं कौन सी रिएक्शन है, कोलबे स्मिथ। फिनॉक्साइड आयन बनेगा, CO2 पर अटैक करेगा, कहां पर जाकर मेजर रिएक्शन बनेगी, ऑर्थो। ये हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं, राइमर टीमैन रिएक्शन और कोलबे स्मिथ दोनों का ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा, अगर नथिंग इज मेंशन्ड मतलब हमें क्या बनाना है, मेजर। यहां पर रहेगा OH, यहां पर रहेगा COOH। चैप्टर फिनोल में जाकर आप चेक करें, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिएक्शन का नाम है क्या, कोलबे स्मिथ, क्लियर? रिएक्शन का नाम हमारे सामने रहेगा कोलबे स्मिथ रिएक्शन। उसके बाद अब रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। बताइए किस प्रकार की रिएक्शन होगी, इधर से समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की एक ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, और लिविंग ग्रुप हट जाएगा। डायरेक्ट नहीं होगा, वाया एडिशन एलिमिनेशन।
तो आपके सामने एस्प्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एस्प्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लीजिए, जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है उसको इस तरीके से सीक्वेंस रिएक्शन बना के पूछेगा ही पूछेगा, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, आता रहेगा। निपटा दिया है क्या? ये रिएक्शन शायद आपके फिनोल वाली ELP में मिल जाए आपको, अब वो हो जाएगा ना। पहले मैं ये नहीं समझा पाता कि हम H+ क्यों ले रहे हैं, अब आपको क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H+ ने किसका काम किया है? मात्र कैटालिस्ट, लिविंग ग्रुप को हटाने में। तो यहां पर भी H+ किसका काम करेगा? मात्र कैटालिस्ट। रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे चलेगी। निपटा दिया है। चलिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। बाकी सब पर बातें हो चुकी हैं, एस्टरिफिकेशन पर अभी तक उसने बातें नहीं की है। HVZ रिएक्शन पर 2022 में क्वेश्चन बन चुका है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। अभी इस चैप्टर में आप देखोगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइन से दी हुई है, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। जो पहले अब तक पढ़ाई थी वो प्रिपरेशन मेथड में दी है सारी की सारी। आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे HVZ रिएक्शन। निपटा दिया है क्या? चलिए, सेकेंड रिएक्शन हमारे सामने आएगी, HVZ रिएक्शन। हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। तो फुल फॉर्म आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, इस बहाने आप एनसीईआरटी भी देख लेंगे। HVZ रिएक्शन लिखिए इसके अंदर। लिखिए इसके अंदर, ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन ओनली। इस रिएक्शन बताएंगे, ये हेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है। ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस at alpha carbon only. Trimethyl acetic acid, trimethyl acetic acid, trimethyl acetic acid, trimethyl acetic acid does not undergo HVZ reaction with Br2. Trimethyl acetic acid does not undergo HVZ reaction with Br2. Does not undergo HVZ reaction with Br2. ये समझिए भाई, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं करेंगे। कभी आपको जानना हो तो बिल्कुल आपको अलग से बता दिया जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? रेड फॉस्फोरस एंड किसके साथ? Br2 के साथ, रेड P Br2। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? H2O के साथ। क्लियर? देखो, ये फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन पर लगा होगा उस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा। तो अल्फा कार्बन से एक H हट जाएगा। अगर अल्फा कार्बन पर H है तो रिएक्शन होगी, एक H हट जाएगा और यहां पर Br आकर लग जाएगा। ये हमारे सामने रिएक्शन होगी। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर रेड P और साथ में आपने क्या लिया है? Br2। ठीक है,
तो रेड PbR2 की मदद से तो हमारे सामने क्या बनना चाहिए, PbR3 बनेगा कि नहीं बनेगा। और PbR3 की रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे, तो फिर हमारे सामने क्या बनना चाहिए बताओ। OH हटाकर क्या लगाते थे, Br, एल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था कि नहीं बताया था, ये बनना चाहिए। लेकिन आपने तो यहां पर क्या लगा रखा है, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सेम को सेम तो रख लिया आपने, लेकिन आप समझ नहीं रहे ना, बाद में क्या ऐड किया हमने, वाटर। तो इनफैक्ट पहले यही बनता है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PbR3 के साथ होती है और RCOBr बनता है। क्लियर रिएक्शन में फिर आप वापस क्या डालते हैं इसके अंदर, वाटर। क्या डालते हैं, वाटर। और आप जानते हैं वाटर क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस, ये करेगा अटैक, और Br आएगा बाहर खटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। तो आपको फिर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वाटर का काम यही होता है कि आप वापस कार्बोक्सिलिक एसिड को ले आए। अब इसके लिखने का अंदाज कई बार वो इस प्रकार से भी कर देता है, इस प्रकार से लिख देगा PbR3, क्या लिख देगा, PbR3 डॉट Br2। इसमें Br2 का भी रोल होता है, बस बच्चा ये रट लेता है रेड PbR2, रेड PbR2, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि उसके बाद जो रेड आपके बना है एसिड ब्रोमाइड, उसके बाद भी फर्दर रिएक्शन होती है। तो इसमें PbR3 नो डाउट बनता है, साथ में Br2 भी हमारे सामने रहेगा। उसके बाद आप क्या अप्लाई करेंगे, वाटर। क्या अप्लाई करेंगे, वाटर, और फिर आपको वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है SVZ रिएक्शन है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो क्या हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Br, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Br। अगर अल्फा H नहीं है तो फिर HVZ रिएक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए आपने जो लिखा है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, ये आपके सामने होता है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। ये जो हो गया है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड है, ये HVZ रिएक्शन नहीं देता, कारण इसके पास अल्फा H नहीं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, अल्फा H हटाकर क्या लगा देना है, Br। क्लियर। बहुत सारे लोग बस रेड PbR2 लिखकर HVZ रिएक्शन करवाते हैं। देखिए करवाने को तो कुछ भी करवा दो, लेकिन हकीकत यह है कि आपको बाद में वाटर ऐड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो साफ वाटर लिखता है, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर रेड PbR2 में तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, तो एग्जैक्टली पहले यही प्रोडक्ट बनता है, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर वो OH आ जाता है SNAE के थ्रू। चलिए अब क्वेश्चन एक दो करके देखते हैं, बहुत सिंपल से रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म रिलेटेड कोई बातें हमसे आज तक नहीं की गई। ये मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन सबसे पहले करवाई गई है किसके साथ, रेड P, और साथ में कौन है, Br2, फॉलोड बाय क्या है, वाटर। बता सकते हैं, आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सी रिएक्शन है ये, HBZ। तो अल्फा कार्बन से H हटाकर क्या लगा देना है, Br। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भाई नहीं बता रहा हूं, खत्म। अल्फा कार्बन पर हेलोजिनेशन हो जाता है HVZ रिएक्शन। कैसे होता है वो डिस्कशन का मुद्दा अभी हमारा नहीं है। ये आ चुका है नीट 2022 में। नीट 2022 में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव से कितने क्वेश्चन थे, 2। इतने आसान, अगर कोई एक बार भी पढ़ के गया होगा तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं। आप मॉड्यूल ELP ढंग से सोल्व कर लें, उसके बाद मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक अब टेलीग्राम पर आने लगेगा भाई। कहां से कहां आएगा, केवल और केवल बात करेंगे हम एल्काइल हैलाइड से अमीन तक, या ज्यादा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जियोसिन बहुत ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ दी हुई है, वो सारे क्वेश्चन कर लो, नीट में आने वाला क्वेश्चन नहीं रुकेगा। फिनोल चैप्टर में फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ दी हुई है, निपटा देना। अमीन चैप्टर में बेसिक स्ट्रेंथ दी हुई है, निपटा देना। बस वही है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, बाकी आप कितना भी पढ़ते रहो उसको कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, कौन से नंबर पर आ गए हम, थर्ड, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अगली रिएक्शन रहेगी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, soda lime decarboxylation. This reaction is given in preparation method of alkanes. किसमें,
प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स, जब आपने चैप्टर एल्केन्स पढ़ा होगा तो वहां पर प्रिपरेशन मेथड में दे रखी है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो वहां पर हमने केवल नाम लिख के छोड़ा हुआ है। मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब चैप्टर आएगा उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां से भी नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए रिएक्शन में होता क्या है, आपके सामने रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, NaOH, और साथ में कौन रहेगा हमारे सामने, CaO, और हीट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया जाएगा। जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो आपके सामने बनकर आएगा RH, और साथ में अगर अपन बात करें तो यहां से CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 गैस, रिमूवल ऑफ CO2 गैस। ये हमारे सामने एक सिंपल सा मैकेनिज्म रहेगा। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आप पहली बार R माइनस को निकलते हुए देखोगे, आपने H माइनस को पहली बार कहां निकलते हुए देखा, कैनिजारो रिएक्शन। हालांकि ये नॉर्मल लिविंग ग्रुप नहीं है, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में बाहर आते हैं जब कोई ऑप्शन ही ना हो। तो यहां पर आज आप R माइनस को निकलते हुए देखोगे, तो ये तो दिमाग में पहले क्लियर हो गया कि R माइनस जहां निकल रहा होगा मतलब वही क्या रहा होगा, रिएक्शन का RDS। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, नीट ने क्या क्वेश्चन पूछा था, उसने लिखा था ये रिएक्शन है, NaOH दे दिया और दूसरा रिएजेंट साथ में क्या लेते हैं, ये नीट का क्वेश्चन। एक NaOH दे दिया और साथ में पूछा था साथ में कौन लिया जाता है, बस इतना सा क्वेश्चन उसका था। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है कई तो, जो एक बार भी पढ़ ले तो हमारे सामने हो जाएंगे। इसका रेशियो भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ, किस रेशियो में लेते हैं हम, 3:1। क्लियर, आईओसी में भी इसके रिगार्डिंग बातें होती है सोडा लाइम के बारे में। अब चलते हैं मैकेनिज्म पर, किस पर चलते हैं, मैकेनिज्म पर, साथ के साथ लेते हुए चलेंगे मैकेनिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और मीडियम कैसा है मेरे भाई, बेसिक। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एसिड बेस रिएक्शन ना हो, Na प्लस और साथ में कौन है, OH माइनस। तो सबसे पहले यहां पर होगी एसिड बेस रिएक्शन, और बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलेट आयन। और आप जानते हैं ना कार्बोक्सिलेट आयन किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवानी है और मीडियम कैसा ले लिया है, बेसिक, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, फिर वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी वजह से बेसिक मीडियम में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी नहीं होती। बताइए कार्बोक्सिलेट आयन बन चुका है कि नहीं बन चुका है, अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, इसी में से कुछ करवाना पड़ेगा। हम यहां पर क्या अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर नहीं सकता। और सी ऑक्सीजन अब अपना वापस कौन सा बॉन्ड बनाना चाहता है, CO बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और अगर इसने वापस अपना बॉन्ड बनाया तो किसको हटना पड़ेगा, R, और R का हटना इतना आसान नहीं होता है। तो ये अपना CO बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए हमें यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। तो अगर इसने वापस बॉन्ड बनाया तो आज पहली बार आपके सामने कौन बाहर निकलेगा, R माइनस। इसका मतलब यही इस रिएक्शन का क्या रहेगा, स्लो स्टेप, यही इस रिएक्शन का क्या रहेगा, स्लो स्टेप। आप बताइए बाहर निकल कर आ जाएगा कौन, R माइनस। साथ में अगर अपन बात करें तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CO2। रिमूवल ऑफ CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो R माइनस निकला है यहां से ढेर सारा क्या है, वाटर। बताइए R माइनस का पहला काम, एनायन का पहला काम, डिप्रोटोनेशन। यहां से एसिडिक एच चुरा लेगा कि नहीं चुरा लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH। तो ये बनकर आ गया है आप लोगों के सामने एल्केन। क्या बनकर आ गया है, एल्केन। खत्म हो गई सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां से एल्केन का प्रिपरेशन मेथड होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की ये केमिकल रिएक्शन है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, वहां पर हमने क्वेश्चंस भी मॉड्यूल के छोड़े हुए थे जहां सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बातें हुई थी। अब ये क्वेश्चन दो ही कोडी का है, क्वेश्चन यहां से एक ही बनता है कि कौन सा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन देगा, कौन सा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन देगा, और फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन देगा तो ये आपका आरडीएस है। आरडीएस में क्या बन रहा है, कार्ब एनायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही फास्ट। तो यहां पर हमारे सामने बनकर आया है इंटरमीडिएट क्या, कार्ब एनायन। छापिए, आगे बढ़े। छोटी छोटी रिएक्शन है भैया, लेकिन पढ़ना जरूरी है।
निपटा दिया है क्या? चलिए, स्टार लगा कर लिख दिए। कार्ब एनायन इज फॉर्म्ड इन आरडीएस। कार्ब एनायन इज फॉर्म्ड इन आरडीएस। Carb anion is formed in RDS. Comma. More will be its stability, faster will be decarboxylation. Carb anion is formed in RDS. More will be its stability. इसकी stability जितनी ज्यादा होगी, faster will be decarboxylation. Question यही पूछता है कि कौन सा जल्दी decarboxylate होगा, कौन सा जल्दी decarboxylate होगा। तो जिसमें कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा? फास्ट। यानी कि वापस जीओसी पर जाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन तो हमने बहुत देखा है, अब हम कार्ब एनायन के बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of decarboxylation, decreasing order of ease of decarboxylation. Arrange the following in decreasing order of ease of decarboxylation. Arrange the following in decreasing order of ease of decarboxylation. Clear? लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने दिया हुआ, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने दिया हुआ। ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। बताओ पहले दोनों में से कौन जल्दी डिकार्बोक्सिलेट होगा? देखो इधर देखो, इधर देखो ढंग से। ये तो CO2 बना के उड़ा दो और यहां नेगेटिव बना लो, यही तो है। ये तो CO2 बन के उड़ गया और ये क्या बन गया है? नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव CO से नेक्स्ट कार्बन पर आता है, अल्फा कार्बन पर। तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। इसको CO2 बना के उड़ा दे। क्लियर? तो जो एसिड है उसको CO2 बना के उड़ा दे और अल्फा कार्बन पर नेगेटिव सोच, यही मैकेनिज्म है। इसको तो अगर अपन बात करना चाहें, CO2 बना के उड़ा दे और यहां नेगेटिव सोच। अब बताओ इन दोनों नेगेटिव में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की कि सेकंड वाले की? सेकंड वाले की। 2 से 3 बार बता चुके हैं इसको। एक्स नेगेटिव चार्ज लेस EN2 मोर EN, ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब कौन डिकार्बोक्सिलेट फास्ट होगा? सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट। आप यही भूल जाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, यहाँ एक। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन तब देखते हैं जब चार्ज सेम एटम से सेम एटम पर जाए। यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट में बताइए, ये तो CO2 बन के उड़ेगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये तो CO2 बन के उड़ेगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये तो CO2 बन के उड़ेगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बताइए किस पर नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है? थर्ड, sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर परसेंटेज s कैरेक्टर। उसके बाद सेकंड और उसके बाद बेटा फर्स्ट। तो दो कोड़ी के सवाल में दिस वाज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये हमारे सामने था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। निपटा दीजिए इसको। निपटा दिया है क्या? चलिए, इसमें एक बात हम लिख लेते हैं, स्टार लगा कर लिखेंगे। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स
बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डीकार्बोक्सिलेट, डीकार्बोक्सिलेट, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डीकार्बोक्सिलेट, डीकार्बोक्सिलेट ऑन सिंपल हीटिंग, on simple heating, on simple heating, beta keto कार्बोक्सिलिक एसिड्स डीकार्बोक्सिलेट ऑन सिंपल हीटिंग। एक्चुअली ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको हम जेई एडवांस में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे उसके हीटिंग इफेक्ट होते हैं, लेकिन नीट में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने कोई बात नहीं लिखी। और जब एनसीईआरटी कोई बात नहीं लिखती तो हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। ये भी एडिशनल पॉइंट है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हमारे सामने रहेंगे? ये हमारे सामने रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में? ये कौन सी पोजीशन हुई? अल्फा। और ये कौन सी पोजीशन हुई? बीटा। यानी कि बीटा पोजीशन पर क्या होना चाहिए? सीओ। बीटा पोजीशन पर क्या होना चाहिए? सीओ। भाई मेन फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो जिस कार्बन पर ये जुड़ा होगा अल्फा और उससे नेक्स्ट बीटा, तो इसी को ही हम बोलते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है अगर आप इनको सिंपली हीट कर दोगे तो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेट। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये CO2 बन के उड़ जाएगा। ये वाला जो पार्ट आप लोगों के सामने है ये CO2 बन के उड़ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा? कीटोन। पीछे क्या बचेगा? कीटोन। ये CO2 बन के उड़ जाएगा, पीछे बचेगा आपके सामने केवल और केवल क्या? कीटोन। दैट्स इट। तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब आप हीट करोगे तो CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाती है और पीछे बच जाता है कौन? कीटोन। ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है। बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट होते हैं बट एनसीईआरटी इस पर कोई चर्चा नहीं करता। चलिए, अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ले तो ये हमारे सामने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आ गया है। इसको अगर अपन हीट करें, क्या करें? हीट, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? सीओ से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। तो ये क्या हो गया? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करते ही ये किस में निकल जाएगा? CO2। पीछे कौन बचेगा हमारे सामने? कीटोन। ये हमारे सामने बचेगा कीटोन। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। अगर इसको भी हीट किया जाए तो आपको बताना है क्या होगा। इसको भी हीट किया जाए तो क्या होगा? सिंपल हीटिंग पर भी ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। यस, इसका भी मैकेनिज्म है बट बात एनसीईआरटी की नहीं है। तो अगर आप रिजल्ट याद रख ले वही काफी है। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। और ये कार्बन कौन सा है? बीटा। बीटा कीटो एसिड है कि नहीं है? है। तो बीटा कीटो एसिड सिंपल हीटिंग करने पर भी कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं? CO2। और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कीटोन के अंदर। तो यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो आप हीट करके CO2 में कन्वर्ट करके निकाल दो, जो बाकी बचा हुआ है वो आपका कीटोन एज इट इज रह जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किस में चला जाएगा? CO। ऐसे ही एक हीटिंग इफेक्ट फॉर्मिक एसिड का भी होता है। मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, दीज हीटिंग इफेक्ट्स आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। फॉर्मिक एसिड को दो तरीके से हीट किया जाएगा, एक तो सिंपल हीटिंग की जाती है और एक इसको हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। दो तरीके से हीट किया जाता है फॉर्मिक एसिड के। दो हीटिंग इफेक्ट होते हैं, एक सिंपल और एक H2SO4 की प्रेजेंस में। अभी ये जब तक हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक तो हमें रिजल्ट याद ही रखने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैंने कैसे रिजल्ट को याद रखा हुआ है? इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या ये बात एनसीईआरटी में गिवन है? नहीं। पहले बता दूं, ऐसी कोई बात एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी आपके सामने, आप तो देख सकते हैं क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करें तो याद कैसे रखोगे? देखो यहां पर क्या होगा? प्रोटोनेशन। तो ये OH प्रोटोनेशन के बाद वाटर बन के बाहर निकल जाए। अगर H2SO4 की प्रेजेंस में आप
हीट करते हैं तो यहां से कौन बाहर निकल जाता है? वाटर। यहां से कौन बाहर निकल जाता है? वाटर। तो बताइए वाटर बाहर निकल गया तो पीछे कौन बच गया है? CO। तो साथ में निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। जब H2SO4 के साथ हीट करोगे तो यहां पर आपके सामने क्या रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब आप सिंपल हीटिंग करते हो, सिंपल हीटिंग, तो यहां से आपके सामने दो गैस निकलती है, H2 गैस भी निकलती है और CO2 गैस भी निकलती है। इंपॉर्टेंट हमें यहां उलझाने की कोशिश करता नहीं उलझाएगा क्योंकि पॉइंट एनसीईआरटी में है ही नहीं। सिंपल हीटिंग करोगे तो CO2 गैस रिलीज होगी, H2SO4 के साथ हीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने कैसे याद रखा है पहले समझो। मैं H2SO4 के साथ याद रखता हूं, मुझे पता है कि एक में CO2 और एक में CO, और यही कंफ्यूजन आता है। तो अगर H2SO4 है तो क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन। मतलब क्या निकाल देंगे? वाटर। वाटर निकालने के बाद बचा क्या है? CO। तो इधर तो CO निकलेगी, और जब H2SO4 नहीं होगा तो उधर क्या निकलेगा? CO2। क्लियर? ये हीटिंग इफेक्ट खत्म है। दीज हीटिंग इफेक्ट्स आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी में, अगेन बता रहा हूं। क्लियर? तो आपसे इनसे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन आपके माइनर में, मेजर में या फिर कॉमन में नहीं पूछा जाएगा। किसी इंडिविजुअली बैच में पूछा जाए कोई बात नहीं है, टीचर ने पढ़ाया होगा, पूछ सकता है, बट अपन इन पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पूछने के लिए एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं जिनके आने के चांसेस हैं, हम उन्हीं पर ही बात करेंगे। ऐसे एक ओम्स गैप के भी हीटिंग इफेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं। नेक्स्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड की आखिरी रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट और लास्ट कौन से नंबर की है? 4। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें क्या करना है? इसको रिड्यूस। एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड कल बता के गया था, CO बॉन्ड वालों में कितनों को रिड्यूस करता है? CO बॉन्ड वालों में, CO बॉन्ड वालों में 3, टोटल 5। क्लियर? तो अगर आप इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाओगे तो क्या रहेगा? नो रिडक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, इन सबको रिड्यूस नहीं करता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये खुद भी कम रिएक्टिव होता है। अगर आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किसी को नहीं छोड़ता मेरे भाई, ये सबको निपटा देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो क्या बना कर देगा ये हमें? एल्कोहल। क्या बना कर देता है? एल्कोहल। एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो बेहतरीन काम करता है इसके लिए, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हमने पढ़ा था, अगर आप BS3 फिर H2O और OH, सॉरी H2O2OH माइनस का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन के बाद वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। कुछ याद आ रहा है? देखो मैं याद दिलाता हूं आपको, ऐसे याद नहीं आएगा। पहले हम करवाते थे हाइड्रोबोरेशन BH3 के साथ। आप जानते हैं बोरोन को एक ही बात चाहिए कि वो उधर जुड़ेगा जहां हिंड्रेंस कम। हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना हाइड्रोबोरेशन। अब H2O2 लाओगे तो ऑक्सीडेशन हो जाता था इसका, और वाटर लाते थे तो क्या हो जाता था? रिडक्शन। अगर हम वाटर लाते हैं तो आपको पता था ना, H ऊपर और OH, और ये बॉन्ड तोड़ देते थे। तो यहां पर ये क्या हुआ आपके सामने? हाइड्रोजन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो बताइए एल्कीन को किस में रिड्यूस कर दिया? एल्केन में। एल्कीन को किस में रिड्यूस कर दिया? एल्केन में। इसी प्रकार से ये CO बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, BH3 आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल? BH3 इलेक्ट्रोफाइल, बोरोन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इसी को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस बार आपके सामने क्या है? कीटोन। मैं CH3 लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? CH3। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अगर ये कीटोन है तो बताओ बोरोन तो किधर जाएगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में? ऑक्सीजन। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो बोरोन पर जाएगा, पता है कि नहीं पता है? तो वहां पर सॉरी ऑक्सीजन पर जाएगा, तो यहां बोरोन जाएगा और यहां पर कौन जाएगा? H। बताइए क्या हुआ है? हाइड्रोबोरेशन। अगर हम इस पर भी क्या डाल देते हैं? वाटर, तो अब ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? रिडक्शन। अगर अपन बात करें तो OH नीचे, H ऊपर, बॉन्ड तोड़ दिया। बताइए यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है? H। यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है? H।
आपका कीटोन किस में चला गया, अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये रिएजेंट आपका कौन सा होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग। मैंने सारी इतनी बातें क्यों बताई, क्योंकि मैं इसके पूरे मैकेनिज्म पर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको याद रखने के लिए थोड़ा बता रहा हूं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हो और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी करवा सकते हो। तो इस केस में भी प्रोडक्ट वही बनता है जो ऊपर किसके केस में बना हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां भी क्या बनता है, अल्कोहल। यहां भी जो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आया है दैट इज अल्कोहल। यहां पर भी जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आया है दैट इज अल्कोहल। क्या ये बात आपको समझ में आई? लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो रिएजेंट है ना, ये बेस्ट है किसको रिड्यूस करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए। जेई मेंस में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। पहले इसको पूरा लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बेस्ट क्यों है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट है कौन सा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। बेस्ट क्यों है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर निकालेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो लाइन से हमने सारी रिएक्शंस की हैं, पूरी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। यहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें भी दी हुई हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपको दोबारा से पढ़ना है। निपटा दिया है क्या भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप बताओ केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करता है कि लगभग सबको निपटाता है? पोलर पाई बॉन्ड वालों में सबको निपटाता आता है, ऑलमोस्ट सबको निपटा देगा पोलर पाई बॉन्ड वालों, किसी को नहीं छोड़ता है। क्लियर? तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। क्लियर? तो स्टार लगाकर लिखेंगे इसके बाद। यहां से जे मेंस में क्वेश्चन बन चुका है, नीट में बन सकता है, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखा हुआ है, लेकिन हमने एल्डिहाइड कीटोन अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग, ताकि पूरा फोकस रहे हमारे हर रिएक्शन के ऊपर। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, carboxylic acid, carboxylic acid is selectively reduced, carboxylic acid is selectively reduced, is selectively reduced with diborane, with diborane, B2H6 लिख दो या BS3 लिख दो, एक ही बात। बताया था हाइड्रोबोरेशन में कि BS3 कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो अपने किस में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के अंदर, B2H6 के अंदर। तो carboxylic acid is selectively reduced with diborane in the presence of other functional groups, in the presence of, in the presence of other functional groups, in the presence of other functional groups, in the presence of other functional groups like ईस्टर, like ईस्टर की होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NO2, amide, CN and halogen, and halogen, and halogen। क्लियर? तो कहता है कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इजीली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। किसकी मदद से,
डाई बोरेन की मदद से। अब क्वेश्चन देखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है जो जेईई मेंस में आया, बट कुछ कुछ इसी टाइप का था। हमें मेनली क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। ये देखो CONH2 हमारे सामने दिया हुआ है, यहां पर कौन दिया हुआ है, Cn। यहां पर अगर अपन बात करें तो कौन दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे यहां से और यहां जाना है, मुझे यहां से यहां पर जाना है। किस प्रकार से, इसको तो रिड्यूस करना है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। पहले ये देखा करो किस में चेंज आया है। अमाइड को हमको छूना भी नहीं है, साइनाइड को भी हमको छूना भी नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा रिएजेंट हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए। पहला रिएजेंट आपको दे रहा है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। दूसरा आपको दे रहा है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा आपको क्या दे रहा है, BH3 फॉलोड बाई वाटर। और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है NiH2। बताइए आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखो किस में चेंज लाया गया है। अमाइड एज इट इज, कोई फर्क नहीं। साइनाइड एज इट इज, कोई फर्क। केवल किसको रिड्यूस किया गया है, इसको रिड्यूस किया गया है, बाकी को रिड्यूस नहीं किया गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड विद डाइबोरेन। आप जानते हैं इस बात को। देखिए पहले वाला तो ये काम ही नहीं कर पाएगा जो आपको करवाना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता ही नहीं, तो ये तो वैसे काम नहीं कर पा रहा, जो करना है वही नहीं कर पा रहा, दूसरा छोड़ो इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, दोनों को भी निपटाएगा, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड वालों में किसी को भी नहीं छोड़ता है। और ये हमारा आंसर है, ये बाकी फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में भी इसको सेलेक्टिवली रिड्यूस कर जाता है। सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा जेईई मेंस में पूछा गया था। NiH2 अभी आपको पता चलेगा, NiH2 इसको निपटा देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देता है। पहले बताया था कि हाइड्रोजनेशन जब करवाओगे तो आपके सारे पाई किस में कन्वर्ट कर देगा, सिग्मा में। और जो जो पाई टूटेगा क्या लगाता है, हाइड्रोजन। तो ये भी रिएजेंट आप इस्तेमाल में नहीं ले सकते। तो हमारा बेस्ट रिएजेंट कौन सा रहेगा, थर्ड। क्लियर। अब 3 रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से लिखनी है, इसी में ही एनसीईआरटी उठाओगे एज इट इज, केवल रिएक्शन और रिएक्शन। पहले रिएक्शन एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को H+ की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। इधर से OH इधर से H, वाटर हटाना और एनहाइड्राइड बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन PCl5 PCl3 SOCl2, ऑलरेडी करवा चुका हूं किसमें, एल्कोहल वाले चैप्टर में, जाके देखना। PCl3 भी OH हटाकर Cl लगाता है, SOCl2 भी OH हटाकर Cl लगाता है, और PCl5 भी OH हटाकर Cl लगाता है। और बढ़िया काम कौन करके देता है, SOCl2, बिकॉज उस केस में साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस। ये रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में यहां दी हुई है तो लिखना पड़ेगा। और एक रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ दी हुई है, ठीक है, वो हम अमीन्स वाले चैप्टर में अभी हाथों हाथ कवर करेंगे। 3 रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप खोलोगे तो ये 3 रिएक्शन है। एक रिएक्शन नंबर कौन सी है, 1। एक रिएक्शन नंबर कौन सी है, 3। और एक शायद होगी 4। क्लियर। सेकंड नंबर पर स्टेरिफिकेशन है जो हम पढ़ चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 रिएक्शन छोड़ी गई हैं, जिनको सीधा बस रिएक्शन रिएक्शन आपको क्या कर देना है, नोट डाउन, क्योंकि वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं या फिर अगले चैप्टर में बात करेंगे। और मैंने आज क्वेश्चन शेयर किए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के भी। जो आखिरी क्वेश्चन आया है ना, जिसकी फोटो आई है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें आंसर भी साथ में है, वो क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में यहां पर लिखने हैं, क्योंकि आपको निपटाया जाएगा ना तो इसी चैप्टर में निपटाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप एक पेज तो रिएक्शन लिखने के लिए एक भी नहीं लगेगा, छोटी छोटी रिएक्शन है। और एक पेज आप छोड़ देंगे किसके लिए, जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके लिए। मतलब 2 पेज छोड़कर आप हेडिंग लगाएंगे आमीन्स। हमारा आखिरी चैप्टर रिएक्शंस का, क्लियर। कल अपन तय बुला देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर बता दिया ना, पढ़ा जाऊंगा, छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनका किसी से कोई लिंक नहीं है। इस पे डिस्कशन करें, हैं? वो मेरा काम हो, तुम्हारा काम नहीं है।
ऑनलाइन वालों के लिए भाई मैं शेयर कर दूंगा लिंक, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर पढ़ा दिया गया है, तो आपको तो यहां देखने की जरूरत भी, और बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ाया गया है, क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट नहीं होता है। चलिए अमीन्स चैप्टर की तरफ चलते हैं। अमीन्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें हमें करनी नहीं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमीन्स। यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। किसके क्वेश्चन दिए हुए हैं? बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और एनसीईआरटी ने एक बात लिखी हुई है, पीकेबी वैल्यू जब आप देखोगे तो क्या देखोगे? पीकेबी वैल्यू जब आप जाकर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेंजाइल अमीन और अमोनिया, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी है। पीकेबी वैल्यू एनसीईआरटी यहां पर लिखता है। ये बात मैं बेसिक स्ट्रेंथ में नहीं बताता जब हम जियोसिम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे आपको एनसीईआरटी बतानी पड़ती। क्लियर? आप यहां पर जाकर एक बार चेक करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पूरी अमीन्स की यहां पर दी हुई है। हमने वाटर में, गैस फेज में जो बातें की हुई हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इथाइल आए तो अलग आएगा, मिथाइल आए तो, सब बातें यहां पर लिखी हुई है। क्लियर? यानी कि हमने एनसीईआरटी को बांट रखा है। एनसीईआरटी तो अपने रिदम में चलता है, चैप्टर वाइज चलता है एनसीईआरटी, तो इसको आपको पता करना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। चलिए अब आते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमीन्स में, और सबसे पहली और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने आएगी, गैब्रियल। गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल, ये पीएच साइलेंट है भाई, थैलाइमाइड, अमाइड नहीं, गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपको दिक्कत किस में देगी? बोर्ड में। नीट में दिक्कत नहीं देगी। इस रिएक्शन की मदद से हम अमीन्स की प्रिपरेशन करेंगे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिपरेशन मेथड में जाओगे तो रिएक्शन आपको वहां पर दिखाई देगी। बोर्ड में सीधा आता है, डिस्कस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्या है ये? अमीन। पहला पॉइंट लगाकर, स्टार पॉइंट लगाकर लिखेंगे, यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अमाइड नहीं है, इमाइड है। यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, primary aliphatic amines are prepared. Using Gabriel thalamide synthesis, using Gabriel thalamide synthesis, primary aliphatic amines are prepared. Underline the word primary and aliphatic. Primary and aliphatic. Aliphatic का मतलब समझ गए ना? बेंजीन पर, सॉरी, नाइट्रोजन पर बेंजीन जुड़ जाए तो एरोमेटिक, ना जुड़े तो एलिफेटिक। सेकंड पॉइंट, aniline can't be prepared using this reaction. Aniline can't be prepared using this reaction. Aniline can't be prepared using this reaction. इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप एनिलीन को नहीं बना पाएंगे। मैं चाहता तो इस रिएक्शन को SN1 SN2 जहां पढ़ाया था वही नाप देता, लेकिन फिर इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो हमने होल्ड किया। जहां भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आप भूल जाएंगे, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपको एक बार वापस से रिकॉल करने का मौका मिलेगा। ये देखिए, पहले आप समझिए, ये हमारे सामने होता है थैलाइमाइड। ये अमाइड नहीं है, क्या है? इमाइड। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब आपका नाइट्रोजन दो साइड से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप अमाइड नहीं, कौन सा होता है बेटा? इमाइड। आगे बात समझ में? तो ये हमारे सामने दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले किसके साथ करवाते हैं? KOH के साथ। रिएक्शन यहां पर करवाई जाएगी KOH। आप जानते हैं इसमें K प्लस और OH माइनस। बताइए एनाइन का पहला काम क्या रहेगा? डीप्रोटोनेशन। और बेटा ये जो हाइड्रोजन आपका है ये एसिडिक H है। ये कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनते रहना, अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हम जो पॉइंट जानते हैं उसी से रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगे। ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? सर ये नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए नहीं, उसके अलावा भी पॉइंट है।
जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इधर वाले सीओ के साथ भी रेजोनेंस करेगा, उधर वाले सीओ के साथ भी रेजोनेंस करेगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस विल बी हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो बताइए एनायन का पहला काम डी प्रोटोनेशन, तो यहां से ये H को क्या बनाकर ले जाएगा H+, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ जाएंगे नाइट्रोजन पर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ जाएंगे नाइट्रोजन पर। मेरी बात को मेरे भाई ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ये हमारे सामने रहेगा। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, पक्का। साथ में कौन रहेगा K+, NaOH लो KOH लो उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर रहेगा K+, और साथ में बन जाएगा कौन वाटर। आप एक बार ध्यान से सोचो इस कॉन्जुगेट बेस के बारे में, ये इधर भी CO के साथ रेजोनेंस करेगा, ये इधर भी CO के साथ रेजोनेंस करेगा, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। अब वापस से आपके सामने बन गया है एनायन, रिएक्शन करवाई जाएगी किसी एल्काइल हैलाइड के साथ। यहां पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में आप जानते हैं ना हैलोजन कहां पर जुड़ा होता है sp3 कार्बन के ऊपर। अब ये जो आपके सामने बनकर आया है मेरे भाई, इट इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कैसे सर, ये देख, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर भी हो सकता है, इसीलिए तो ये हाइड्रोजन जो था वो कैसा था एसिडिक इन नेचर। अभी तो एक सीओ के साथ रेजोनेंस किया, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। सो दिस न्यूक्लियोफाइल इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हम इन चीजों पर ध्यान देते ही नहीं है, हम बस एक बार नाम लिख लेते हैं एम्बिडेंट जीओसी के अंदर, उसके बाद कभी सोचते भी नहीं है। सो इट इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर हेलोजन है जो कि क्या है लिविंग ग्रुप, इसको हम हटाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब हम यहां पर SN2 रिएक्शन करवाना चाहते हैं। कौन सी रिएक्शन करवाना चाहते हैं SN2 रिएक्शन करवाना चाहते हैं। तो SN2 रिएक्शन में ध्यान दीजिए, SN2 रिएक्शन में आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड से अटैक करता है। एक SN1 बताया था, एक SN2 CN- में समझाया था कि अगर न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड तोड़ना है तो वो बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइड की साइड से अटैक करेगा, यानी कि जिसकी EN क्या होगी कम, उस साइड से वो अटैक करेगा। तो नेगेटिव ऑक्सीजन पर भी है, नेगेटिव नाइट्रोजन पर भी है, बताइए कहां से अटैक करना चाहिए इसको, कहां से नाइट्रोजन की साइड से, लेस EN की साइड से। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, पक्का। तो क्या हम यहां पर एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स इस्तेमाल में ले सकते हैं? क्या हम यहां पर विनाइल हैलाइड इस्तेमाल में ले सकते हैं? नहीं। क्या हम एराइल हैलाइड इस्तेमाल में ले सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये SN2 देते ही इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आपको एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बताइए अगर यहां से आगे बढ़े तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग जाएगा R, नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग जाएगा R। इस प्रकार से हमारे सामने नाइट्रोजन के ऊपर लगकर आ जाएगा कौन R, X- बाहर निकल जाएगा K+ और साथ में क्या बन गया X-। अब इसके अंदर हम वापस डालेंगे क्या एक्वस KOH, क्या डालेंगे एक्वस KOH फॉर हाइड्रोलिसिस। आप जानते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में हम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। बताइए कैसे टूटते हैं, नाइट्रोजन की साइड H, कार्बन की साइड OH, इसी प्रकार से इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे, नाइट्रोजन की साइड H और कार्बन की साइड OH। क्लियर? तो बताइए नाइट्रोजन पर कितने H आए, सबसे पहले बताओ नाइट्रोजन पर कितने H आए, 2, पक्का यस। साथ में अगर अपन बात करें तो कौन बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मुझे बताओ मीडियम कैसा है, मीडियम कैसा है बेसिक, तो एसिड एसिड रहेगा कि सोल्ट बन जाएगा सोल्ट, तो यहां O-K+, यहां भी O- और K+। देखो यहां OH आएगा, मीडियम कैसा है बेसिक, तो बेसिक मीडियम में एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। ये हमारे सामने बनकर आया है, आप गौर से देखिए क्या बनकर आया है 1 डिग्री अमीन, और वो 1 डिग्री अमीन भी कैसा होगा एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिक होने के लिए आपको नाइट्रोजन पर क्या लगाना पड़ेगा बेंजीन, और नाइट्रोजन पर बेंजीन लगाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड SN2 देते ही नहीं है, तो आप इससे एनिलीन तो नहीं बना सकते। दूसरी बात, आप देखो आप कुछ भी अल्काइल हैलाइड लो, चाहे आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लो या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लो, नाइट्रोजन पर फाइनली कितने H आएंगे 2, और 2 H आने का मतलब अमीन कौन सा है 1 डिग्री। तो आप RX प्राइमरी लेते हैं या RX सेकेंडरी लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमीन हमेशा ही 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर फाइनली कितने H आने हैं 2, और दोनों कहां से आ रहे हैं वाटर से। आगे बात समझ में? तो
तो अमीन आपके सामने हमेशा 1 डिग्री बनेगा, बल्कि हमको पूरा लिखना चाहिए। कौन सा 1 डिग्री बनेगा? 1 डिग्री एलिफेटिक। कौन सा बनेगा? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन हमारे सामने बनेगा। जल्दी से इसको निपटाइए, आगे बढ़े। ये पहला प्रिपरेशन मेथड हमारे सामने आ गया है, गैब्रियल थिलामाइड सिंथेसिस। अब नीट में आएगा ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बोर्ड में आएगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन रिएक्टेंट होते हैं। बोर्ड ज्यादा मुश्किल पड़ेगा रिएक्शंस के लिए। नीट में तो ये देगा तो हमें पता है इससे आगे क्या करना है, ये बनने के बाद भी हमें पता आगे क्या करना है, तो स्टेप अपने आप आगे चलेंगे क्योंकि रिएक्टेंट्स हमें दिए होते हैं। बट बोर्ड में सीधा लिखा आता है डिस्कस गैब्रियल थिलामाइड सिंथेसिस या गिव 3 प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। निपटा दीजिए भाई। कौन से मैकेनिज्म से हम जा रहे हैं? SN2 मैकेनिज्म। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं CN माइनस में भी कि जब आप SN2 करवाते हैं, क्या करवाते हैं? CN माइनस आपके सामने, मतलब NaCN हो या फिर KCN हो, तो ये अटैक कहां से करता है? कार्बन की साइड से ही करेगा। परेशान होने की जरूरत, क्योंकि SN1 की कंडीशन में NaCN नहीं देगा, KCN नहीं देगा, क्या देगा? AgCN। Ag आते ही मैकेनिज्म चेंज करेगा, कहां से ले जाएगा? SN1 से। तो AgCN में अटैक नाइट्रोजन करता है और NaCN और KCN में अटैक कार्बन करता है, क्योंकि SN2 की कंडीशन में आते हैं। Ag SN1 के लिए आता है। डी ब्लॉक मेटल केटाइंस प्रमोट्स SN1 मैकेनिज्म। Ag प्लस आ गया, Hg2 प्लस आ गया, ये X को हटाकर केटाइन बना देते हैं। लेकिन Na प्लस और K प्लस आपका ऐसा काम नहीं करते। बता दिया है क्या मेरे भाई? 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बना सकते हो यहां से, कुछ भी कर लो। नाइट्रोजन पर 2H आएंगे ही तो 1 डिग्री ही बनेगा। तो एक तो आप 1 डिग्री एरोमेटिक नहीं बना सकते, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन भी नहीं बना सकते। निपटा दिया है क्या? इतना कुछ था भी नहीं इसके अंदर, कोई नई बात नहीं है। पहला एसिड बेस रिएक्शन हुआ, कॉन्जुगेट बेस बना, अटैक किया, SN2 और हाइड्रोलिसिस खत्म। तो इसको चाहते तो हम SN2 में ही नाप देते, लेकिन SN2 में वहां कोई मतलब था नहीं। फिर आप एनसीईआरटी ढूंढते फिरते कौन सी कहां लिखी हुई रिएक्शन, स्टार लगाकर लिख दो फिर। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। 2 डिग्री and 3 degree amines can't be prepared using this method. 2 degree and 3 degree amines can't be prepared using this method. इस मेथड का इस्तेमाल करके आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं बना पाओगे। आपने देख लिया मैकेनिज्म के अंदर, पहले लिखवाते तो आपको रटना पड़ता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये दिया गया है, क्वेश्चन आप करवाएंगे। रिएक्शन पहले करवाई गई है KOH के साथ, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना होगा। उसकी रिएक्शन करवाई गई है CH3 CH2 Br के साथ। फिर रिएक्शन करवाई गई है एक्वस KOH के साथ। प्रोडक्ट बताइए। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा आपको।
आपको मैकेनिज्म नहीं देखना है, खुद से चलना है इस क्वेश्चन में आगे, मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है। बता सकते हैं कैसे देखेंगे? K प्लस OH माइनस, OH माइनस क्या है? एनायन। बताओ एनायन का पहला काम डी प्रोटोनेशन, और आप सब जान चुके हैं ये हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक। ये हाइड्रोजन हमारे सामने एसिडिक है, कारण इट्स कॉन्जुगेट बेस इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज। दो दो CO का माइनस R लगेगा इसके कॉन्जुगेट बेस पे। तो ये एनायन का पहला काम डी प्रोटोनेशन। बताइए यहां से एसिडिक H को चुरा लेगा? यस। अगर इसने यहां से एसिडिक H को चुरा लिया है, यहां से एसिडिक H को चुरा लिया है, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बताइए इट इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कहां से अटैक करे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 से जाएगा। कहां जाएगा? SN2 से। तो बताइए अटैक नाइट्रोजन की साइड से कि ऑक्सीजन की साइड से? नाइट्रोजन। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। कौन से कार्बन पर अटैक होगा? जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। SN2 में याद है कि नहीं है? तो यहां पर आप लोगों के सामने प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। बताइए नाइट्रोजन पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा? इथाइल। ये नाइट्रोजन है और इसके ऊपर ग्रुप लग चुका है कौन सा? इथाइल। अब आपको क्या करवाना है? जब भी वाटर आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। इधर क्या लगाओगे? H, उधर OH। इधर क्या लगाओगे? H और उधर OH। बताओ नाइट्रोजन पर कितने H आ गए? 2। तो यहां पर आपके सामने 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो गई, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। मतलब हमें तो यहां फर्क ही नहीं पड़ा कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, हम तो जो जानते थे उसी से आगे बढ़ते हुए चले गए। मैं ना भी बताता नाम तो भी ये रिएक्शन हमसे बहुत आसानी से बन जाती, लेकिन बोर्ड के लिए हमें इनको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बताइए अगली रिएक्शन। अगले रिएक्शन जो मैंने आपको लिखने दी है ना, वो रिएक्शन है। यहां तक जो रिएक्शन आपके सामने बनकर आएगी, यहां तक ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको लिखने के लिए दी है, तो वो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक बात को 2 बार मुझे बताना पड़ता। सबसे पहले बताओ, ऊपर वाला छाप लिया है क्या? कोई ऊपर अभी भी तो अटका हुआ नहीं है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो पहले वाले में? अब दूसरे वाले में आओ। ये कौन है? एसिड, और ये कौन है? बेस। एसिड बेस रिएक्शन ना हो ऐसे तो हालात नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनकर आएगा हमारे सामने? सॉल्ट। क्लियर? आप जानते हैं यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना H प्लस किसको टिका देगा? अमोनिया को। तो यहां पर बन जाएगा NH4 प्लस, यहां पर भी आपके सामने बन जाएगा O माइनस NH4 प्लस। इधर ध्यान से सुनते चलो, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ, तो बेटा ये होता है एसिड और ये होता है बेस। क्लियर? और आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनते हैं? सॉल्ट। तो ये अपना H प्लस किसको टिका देता है? नहीं, अमोनिया को। ये बन गया हमारे सामने, तो ये बन जाता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये क्या हो गया? अमोनियम। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलेट। फिर हम इसको क्या करते हैं? हीट। क्या करते हैं? हीट। और हीट करने पर ये डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड। हम जैसे इसको डिहाइड्रेट करेंगे ये अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन बाहर निकल जाएगा? वाटर। इतने डरने की जरूरत नहीं है, ये तो हम यहां से भी बना सकते हैं डायरेक्ट जुगाड़। डायरेक्ट जुगाड़ अगर अपन लगाएं, ध्यान से सुनते रहो, डायरेक्ट जुगाड़ लगाएं तो बताइए नाइट्रोजन से H, ऑक्सीजन से OH हटा दे, बन गया अमाइड आपके सामने सीधा। या फिर ऐसे करेगा, ये करेगा अटैक और ये बाहर निकलेगा खटैक। इसी प्रकार से रिएक्शन हो रही है, तो आपके सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? अमाइड। लेकिन अमाइड कब बनेगा? हीट करने पर। अगर हीट नहीं दिया हुआ तो सॉल्ट पर ही रुकना पड़ेगा। ठीक है? अब बताओ यहां पर ये आ गया है, हमें क्या करना है? इसको हीट। हीट करेंगे तो बताइए यहां पर ये डिहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा? और किसकी फॉर्मेशन करेगा? अमाइड। अभी अभी देखो ऊपर बताया है कि नहीं बताया है? तो यहां से वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा? अमाइड। ये बन गया। यहां से भी कौन निकल जाएगा? वाटर, और क्या बनेगा? अमाइड। इधर देखो ये बता रखा हूं, अगर आप इस सॉल्ट को हीट करते हो तो डिहाइड्रेट हो जाता है, बन गया। फिर आपको दिया गया है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और हीट किया गया है। क्लियर? अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई होगी। कैसे? ये देखो, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक, वापिस बनेगा और इसको बाहर निकलना पड़ेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? तो बताइए जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो H तो हटाना
पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्शन जब आगे जाएगी तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो यहां पर बॉन्ड वापस बना, यहां तो पहले ही था, और जब बॉन्ड वापस बना तो उसने किसको हटा दिया था? NH2 को। क्या यही बनकर आएगा? स्लो मोशन में समझ, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा, अटैक, O- बना, वापस बॉन्ड बनाया और किसको बाहर निकाल दिया? NH2 को। क्लियर? तो ये SN ही हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन, आपका NH2 बाहर निकाल दिया, इंट्रामोलिकुलर हो गया इस बार। और जो आपकी रिएक्शन का रिएक्टेंट था वो बनकर आ गया कि नहीं बनकर आ गया? ये हमारे सामने कौन बनकर आ गया है? इमाइड। मतलब हमसे ये भी पूछ सकता है, मैं रिएक्शन को जीरो से शुरू करके ले आया हूं ताकि अब उसके पास कोई स्कोप ना बचे। ऐसे सेट कर सकता था, क्योंकि यहां तक की जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में दे रखी है जो आप लिखेंगे, इससे आगे आपको सब पता है। बताइए क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? K+ और OH-। बताओ एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। तो हमारे पास उधर जगह नहीं है, इस प्रकार से हम चलेंगे। तो डीप्रोटोनेशन आप करवाओगे तो बताओ नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। मैंने सुनने में आया है कि एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, क्या मैंने ये सही सुना है? आगे रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ? बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। मैंने सुना है कि एलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स भी SN2 अच्छा खासा देते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट वाज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और Br निकलेगा बाहर, खटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विच मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। तो हम तो अपने मेन प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे। बताइए अगर ऐसा हुआ तो कौन आकर जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। ये हमारे सामने रिएक्शन इस प्रकार से है, ये रहेगा CO, यहां पर भी रहेगा CO, नाइट्रोजन पर आकर ये जुड़ जाएगा CH2PH, आया ना? उसके बाद आपने क्या करवाया रिएक्शन में? एक्वस KOH। अब जानते हैं, अब आप हाइड्रोलिसिस पर उतर चुके हैं। यहां से OH और यहां पर H, यहां पर H और यहां पर OH। नाइट्रोजन पर फाइनली कितने H मिलेंगे आपको? नाइट्रोजन पर फाइनली 2 H मिलेंगे। क्या ये एक एरोमेटिक अमीन है? नहीं। फिनाइल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन पर नहीं लगा, ये एक एलिफेटिक अमीन ही है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजाइल अमीन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल अमीन। अरे पीएच से कंफ्यूज हो रहे हो मेरे भाई, इसी ग्रुप को तो क्या बोलते हैं? फिनाइल। ऐसे लिख दो या पीएच लिख दो, एक ही बात। अब सोचो फिनाइल अमीन, सॉरी बेंजाइल अमीन है कि नहीं है? तो ये आपके सामने बन गया बेंजाइल अमीन। आपको दिक्कत जो आ सकती है वो केवल यहां तक आ सकती है, इसके बाद तो हमने वही रिएक्शन को रिपीट किया है। फिर से ध्यान से सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओगे, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, क्या बनेगा? सॉल्ट। अगर उस सॉल्ट को आप क्या कर देते हो? हीट, तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है और क्या बना देता है? अमाइड। कैसे बना वो भी नीचे लिख दिया, देखो एक एक चीज आपको क्लियरली बताई गई है। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से खुद लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर ने इसका इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। छापिए, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। क्या बात समझ में नहीं आएगा? जूते जैसे चेहरे बन गए, नहीं आए तो पूछ लो। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, सारा ठेका मुझे ही तो मिला है। इंग्लिश तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये देवी जी ने वहां जाते जाते बेंजीन साइक्लोहेक्सेन कर दी, मैंने भी कर दी क्या? इससे पता चलता है कि 100% फॉलो करते हैं आप लोग, कि कहीं मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो हम भी करेंगे। चलिए, तो मैं माफी चाहता हूँ देव जी, मेरी मिस्टेक थी, आपने मेरी मिस्टेक सुधारी है। जूता मारूंगा राक्षस को, बोर हो रहा तो उधर गेट खोल के निकल सकता है। मुझे पता था,
कि जो तुम लोगों ने हाथों पे घड़ियां बांधी है ना, उसका सही इस्तेमाल अभी करते हो। आधे तो ये सोचते रहते हैं कि अगर इसने अगली रिएक्शन की हेडिंग लगा दी ब्रेक खा जाएगा ये। तो धीरे धीरे लिखो, यही लिखेंगे अपन तो। निपटा दिया है क्या? चलिए, तो ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी प्रिपरेशन मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। अमीन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पूरा एग्जैक्टली एनसीईआरटी के ही रिदम में मैं चलूंगा, तो आप पूरी एनसीईआरटी कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं। बस एक बात नहीं बता रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी, जो कि कहां बता दी गई है, जीओसी, लेकिन आपको एनसीईआरटी में यहां पर पढ़नी है। मैं फिर से बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ एनसीईआरटी से यहां पर पढ़नी है। एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर पढ़नी है। उसने के और पी के डेटा सारा शेयर किया हुआ है। तो पहले थ्योरेटिकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकली सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप डेटा पर ध्यान देंगे। क्लियर? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के